क्या कोई सोच सकता है कि एक मामूली सा पत्थर हमारे पुरखों की लाखों साल की कहानी सुना सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए कि कैसे पत्थर के औजारों ने असल में इंसान के इतिहास को ही गढ़ दिया। तो ये सिर्फ चट्टानों की कहानी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के दिमाग, उनकी क्रिएटिविटी और उनके सर्वाइवल की कहानी है, जो उनके बनाए औजारों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सोचिए, जब हम जमीन पर पड़ा कोई पुराना पत्थर देखते हैं तो शायद ये ख्याल आता है कि इसमें क्या खास है। लेकिन अगर वो पत्थर तराशा हुआ हो तो वो सिर्फ एक पत्थर नहीं रह जाता, वो एक औजार बन जाता है, एक आइडिया बन जाता है, और हमारे लिए वो मानव इतिहास के लाखों साल पुराने पन्नों को खोलने वाली एक चाबी बन जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत से। साल था 1863 और जगह थी चेन्नई के पास पल्लवरम। यहाँ एक जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट को ये हैंड एक्स यानी हस्त कुठार मिला। ये कोई मामूली खोज नहीं थी। इस एक खोज ने, सच कहूं तो, भारत को प्री हिस्टोरिक दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। ये इस बात का सबूत था कि यहाँ भी इंसान का इतिहास उतना ही पुराना और गहरा है जितना दुनिया के किसी और हिस्से। और ये सफर शुरू होता है निम्न पुरा पाषाण काल से। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वज भारी भरकम और बड़े मजबूत औजारों से दुनिया को अपने हिसाब से ढालना सीख रहे थे। हो सकता है ये औजार आज देखने में थोड़े बेडौल लगें, लेकिन यही इंसान की सोच और ताकत का पहला बड़ा सबूत थे। इस दौर में भारत में औजार बनाने के दो मेन स्टाइल थे। एक तरफ थी सोहन संस्कृति। इसमें नदी के गोल पत्थरों को तोड़कर एक तरफ से धार वाले भारी चॉपर बनाए जाते थे, और दूसरी तरफ थी एशूलियन संस्कृति, जो ज्यादा फैली हुई थी। इसके हैंडएक्स और क्लीवर दोनों तरफ से तराशे हुए थे, ज्यादा सिमेट्रिकल, ज्यादा सोचे समझे। मतलब ये सिर्फ टेक्निक का फर्क नहीं था, ये सोच का भी फर्क। देखिए, एक एशूलियन हैंडएक्स बनाना सिर्फ पत्थर पर पत्थर मारना नहीं था। इसके लिए दिमाग में एक साफ तस्वीर चाहिए थी, एक मेंटल टेम्पलेट। बनाने वाले को पहले से सोचना पड़ता था कि आखिर में औजार कैसा दिखेगा। ये प्लानिंग, फोरसाइट और हाथ के कंट्रोल में एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग थी। और फिर सोच में एक और बड़ा बदलाव आया। मध्यपुरा पाषाण काल में तो औजार बनाने की पूरी फिलॉसफी ही बदल गई। एक तरह की क्रांति आ गई। अब जोर इस बात पर नहीं था कि पत्थर के एक बड़े टुकड़े को औजार बनाओ, बल्कि इस पर था कि उस बड़े पत्थर से सही आकार के छोटे और धारदार टुकड़े कैसे निकालें। ये एक बड़े बदलाव का दौर था, और इस क्रांति का नाम था लेवालोइस तकनीक। और ये, सच कहूं तो, बड़ी जीनियस तकनीक थी। इसमें कारीगर पत्थर के कोर को सीधा औजार नहीं बनाता था, बल्कि वो उसे पहले तैयार करता था, एक कछुए के कवच जैसा खास आकार देता था, और ऐसा करने से वो एक ही झटके में एक परफेक्ट, पहले से सोचे हुए आकार का धारदार फ्लेक या पपड़ी निकाल सकता था। ये तैयारी, प्लानिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। चलिए, इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। पहला स्टेप, कोर को बड़े ध्यान से तैयार करना। दूसरा स्टेप, एक बिल्कुल सटीक, कंट्रोल्ड चोट मारना। और नतीजा, एक परफेक्ट, रेडी टू यूज फ्लेक। इस पूरे प्रोसेस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने जबरदस्त प्लानर और कारीगर बन चुके थे। अब हम एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां छोटा बेहतर है वाला आइडिया काम कर रहा था। उच्च पुरा पाषाण काल और उसके बाद मध्य पाषाण काल में औजारों का साइज तो छोटा होता गया, लेकिन उनकी असर और काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। उच्च पुरा पाषाण काल की पहचान है ब्लेड, एक लंबा, पतला और पैरेलल किनारों वाला पत्थर का टुकड़ा। एक खास पंच तकनीक का इस्तेमाल करके एक ही कोर से ऐसे दर्जनों ब्लेड निकाले जा सकते थे। इसका सीधा सा मतलब था कम पत्थर में ज्यादा औजार। ये कच्चे माल के इस्तेमाल में एक क्रांति थी, पूरी तरह से एफिशिएंसी पर फोकस। और फिर आए माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे छोटे पत्थर के औजार। ये मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे जियोमेट्रिकल शेप के पत्थर के टुकड़े थे। इनका असली जादू इन्हें अकेले इस्तेमाल करने में नहीं था, बल्कि इन्हें जोड़कर इस्तेमाल करने में था। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर की नोक, दराती और भाले जैसे कॉम्प्लेक्स औजार बनाए जाते थे। ये छोटे और तेज जानवरों के शिकार के लिए एकदम परफेक्ट थे। इस तकनीक ने इंसान की शिकार करने की काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो हमारे पाषाण युग का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल। ये वो दौर है जब इंसान ने खेती करना शुरू किया और पहली बार धातु का इस्तेमाल भी किया।
जाहिर है इन बड़े बदलावों के लिए नए तरह के औजारों की जरूरत तो पड़नी ही थी। नवपाषाण काल का जो हीरो टूल था वो थी ये घिसी और पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ी। ये सिर्फ एक काटने का औजार नहीं था, ये एक तरह से सिविलाइजेशन का बिल्डर था। इसी की मदद से जंगल साफ हुए, खेत तैयार हुए और परमानेंट बस्तियों की नींव रखी गई। खेती की क्रांति इस मजबूत और टिकाऊ औजार के बिना शायद मुमकिन ही नहीं। अब एक दिलचस्प बात ये हुई कि जब तांबे का आविष्कार हुआ तो पत्थर के औजार गायब नहीं हुए, बल्कि दोनों ने मिलकर काम किया। कीमती और दुर्लभ धातु का इस्तेमाल हथियारों और खास औजारों के लिए होता था, जबकि रोजमर्रा के कामों के लिए सस्ते और आसानी से मिलने वाले पत्थर के ब्लेड ही काम आते थे। ये साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है, बड़े और बेडौल चॉपर्स से लेकर छोटे और सटीक माइक्रोलिथ तक, और फिर पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियों तक। ये पत्थरों की कहानी असल में इंसानी दिमाग के विकास की कहानी है। चलिए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फटाफट देखते हैं। हमने निम्न पुरापाषाण के भारी औजारों से शुरुआत की, फिर मध्य पुरापाषाण के प्लान करके बनाए गए फ्लेक्स तक पहुंचे। इसके बाद आया उच्च पुरापाषाण का एफिशिएंट ब्लेड प्रोडक्शन, फिर मध्य पाषाण के छोटी छोटे औजार, और आखिर में नवपाषाण की मजबूत कुल्हाड़ियां। हर एक स्टेप एक नई सोच और एक नई तकनीक को दिखाता है। अगर इस पूरी कहानी का सार निकालना हो एक लाइन में तो वो ये है, ये ज्यादा वजन और कम काम के औजारों से कम वजन और ज्यादा काम के औजारों तक का सफर था। ये एफिशिएंसी, प्लानिंग और हर आउंस पत्थर से ज्यादा काम लेने की लगातार चलने वाली एक खोज थी। और अंत में एक सवाल, जैसे इन पत्थरों ने हमें अपने पूर्वजों की कहानी बताई, जरा सोचिए आज के हमारे औजार, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स, लाखों साल बाद भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे बारे में क्या बताएंगे। हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में वो क्या समझेंगे। सोचने